हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी के बारे में। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हिंदी का क्लास 10th के हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, इसका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जो आज करने वाले हैं मतलब पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से होगा क्या कि इससे तो आप भी लाभान्वित होंगे ही, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन कर सकेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के साथ। दोस्तों बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना किसी विलंब के। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से दोहरा देते हैं आप लोगों को ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इस बार बोर्ड की एग्जाम में। ठीक दोस्तों, आपको हम तैयार कर रहे हैं किसके लिए, इस बार आने वाली वार्षिक परीक्षा 2024 में जो आने वाली है वार्षिक परीक्षा उसके लिए। ठीक, क्लास 10th का जो होने वाली है इस बार परीक्षा 2024 में, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं, वो भी ठोस एकदम बिल्कुल। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा मजेदार तरीके से। आइए क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों एक चीज और महत्वपूर्ण बात की यहाँ पे क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इस बार ही पूछा गया है, इस बार नहीं दोस्तों, इससे पिछले साल यानी कि 2022 में यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की जो रचना है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, भीमराव अंबेडकर। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, जिस शानदार तरीके से पहली क्वेश्चन को आप समझे हैं उसी शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन को समझते हैं और आनंद हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, हु आर सुधराज किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की या फिर अमरकांत की या फिर महात्मा गांधी की या फिर यतीन्द्र मिश्र की। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें हु आर सुधराज जो है यह रचना है भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो यह दूसरी नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं यह क्वेश्चन भी इसी बार 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और क्या ध्यान देके एक एक क्वेश्चन पर बनाइए, यानी कि ध्यान देके एक एक क्वेश्चन को बनाइए, कॉपी में लिखिए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, नलिनी बिलोचन शर्मा को कहा गया है या फिर यतीन्द्र मिश्र को या फिर भीमराव अंबेडकर को या फिर अमरकांत को। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी या फिर अमीरी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वह है बेरोजगारी। क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है भारत में ही। ठीक, लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हैं जिससे कि वो अपना रोजी रोटी कमा सके। ठीक, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है। दोस्तों आपके सामने जो है एकदम बिल्कुल ही जो है ठोस क्वेश्चन लेके आया गया है।
ठीक, यानी कि लेके आया हूं आपके सामने बिल्कुल ही स्वच्छ क्वेश्चन, निर्मल क्वेश्चन। ठीक, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को इस बार आने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, आइए देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? चलिए आप लोग बता सकते हैं कि यह जो जाति प्रथा है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है भाई? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, या फिर गरीबी के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, जाति प्रथा का जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है वह क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है जाति प्रथा का। ठीक, समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा गया है बिल्कुल ही शानदार तरीके से, और आप लोग उसी शानदार तरीके से क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यही है हम लोग का 6ठा नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो चलिए दोस्तों यह तो आपके जुबान पे लटकना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके हर साल जो है पूछा जाता है। ठीक, समझ गए? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। देखिए 2 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इसको आप इस क्वेश्चन को जो है आपको इस बार पूछ दे। ठीक, इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। किसी भी कारण बस अपने पढ़ाई को आप बाधित नहीं कीजिए, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, या फिर जातिवाद के पोषक नगण्य है, या गौ नंबर का ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या फिर घ नंबर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी ही नहीं है इस दुनिया में। ठीक, मतलब भारत देश में। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना, विडंबना का मतलब क्या होता है? विडंबना का मतलब होता है कि नकल उतारना, ठीक, कॉपी करना। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी इस दुनिया में है ही नहीं। डायरेक्ट समझ लीजिए आप लोग। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। क्वेश्चन यही है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए भाई? लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, समझ गए? लेखक की दृष्टि में यह जो समाज है, इस समाज में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, या फिर जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो चलिए दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व का मतलब भाई का भाव, भ्रातृभाव मतलब ब्रदरहुड, आप लोग समझते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल समझते हैं, वही होता है भ्रातृत्व। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन को थोड़ा समझते हैं। अशिक्षा को, जनसंख्या को, या फिर जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, लेखक बेरोजगारी का जो मुख्य और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं वह जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? जाति प्रथा को मानते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे एक बार गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए अभी से ही और क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का है कि अंबेडकर की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर तिल और
तंडुल के मिश्रण की तरह या फिर पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है 10वां नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, या फिर ज्योतिबा फुले की, या फिर राजगोपालाचारी की, या फिर महात्मा गांधी की। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक दोस्तों, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संविधान का जनक जो है वह भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है 12 नंबर का क्वेश्चन कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, या फिर दूध पानी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। श्रम मतलब मेहनत, विभाजन मतलब अलग करना। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर द, या फिर हु आर सुधराज, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो रचना है इनमें से सभी है, यानी कि ध्यान दीजिएगा रचना पर। द कास्ट्स इन इंडिया यह भी रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। द अनटचेबल्स, यू आर द, यह भी भीमराव की रचना है। हु आर सुधराज यह भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक दोस्तों, रचना पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यह जो आधुनिक जो सभ्य समाज है अभी का, वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आइए क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या फिर रूढ़िवादिता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस आधुनिक सभ्य समाज, यह आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? इसलिए मानता है क्योंकि भाईचारे के लिए जो है बहुत ही जरूरी है श्रम विभाजन। ठीक, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो दोस्तों यह जो अंश है यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस भाषण का संपादित अंश है। ठीक, समझ गए। देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए, क्वेश्चन जो है 2018 में आपका पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से स्टडी को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली गए, या फिर दक्षिण अफ्रीका गए, या फिर न्यूयॉर्क गए, या फिर दक्षिण कोरिया गए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अंबेडकर जी हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए आशा करता हूं कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे और आप लोगों को याद भी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर जो सोचते थे और वह रचना करते थे उस किससे मोटिवेट होते थे, यानी कि किससे वह प्रेरित होते थे? वह कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, महात्मा बुद्ध, या फिर कबीरदास, या फिर ज्योतिबा फुले, या फिर इनमें से सभी। तो चले दोस्तों इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध जी से भी ये प्रेरित हुए, कबीरदास जी से भी, ज्योतिबा फुले से भी। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? क्या क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल यह जो भाषण है लाहौर में कब प्रकाशित हुआ, मतलब लाहौर में कब हुआ था यह मंडल का भाषण? किस मंडल का? जाति पाति तोड़क मंडल। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन को समझे।
चलिए फिर से समझते हैं कि जाति पाति तोड़क मंडल जो है यह भाषण है। ठीक, यह लाहौर में कब हुआ था? 1942 में, या फिर 1940 में, या फिर 1936 में, या फिर 1938 में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि यह जो भाषण हुआ था लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। यह चीज याद रखिएगा। कब हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन यही है 19 नंबर का क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, या फिर साक्षात्कार है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन यही है 20वां नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? किसने जो है हिंदी में इसको रूपांतर किया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह जो इसका भाषण है, ठीक ना, किसका? अंबेडकर जी का। यह किस व्यक्ति ने जो है, यह ऐसा कौन व्यक्ति है जो हिंदी में इसको रूपांतरित किया है? यह जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको किस व्यक्ति ने हिंदी में रूपांतरित किया है? क्वेश्चन को समझिए। चलिए, ललई सिंह यादव ने, या फिर किशोरी लाल ने, या फिर मोहन वाजपेयी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में रूपांतरित करने वाला वह व्यक्ति है ललई सिंह यादव, यानी कि क नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, अगर आप लोग ये धारावाहिक देखे हैं अंबेडकर जी का तो आप लोग रो देंगे यह धारावाहिक देख के, ठीक ना। ऐसा ऐसा घटिया हरकत किया जाता था इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। ठीक, समझ गए? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन देखिए 2019 और 2023। ओ माय गॉड दोस्तों, इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? अभी का युग में कहां पर जो है विडंबना इसको दिखाई दिया? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, जातिवाद में, नारीवाद में, या फिर निर्विवाद में, या फिर परिवाद में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो विडंबना जो दिखाई दिया इसको कहां पे दिखाई दिया दोस्तों? तो जातिवाद में दिखाई दिया। कहां दिखाई दिया? जातिवाद में दिखाई दिया। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, या फिर भीमाबाई। तो चलिए दोस्तों भीमराव से आप लोग याद रखिए भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम था भीमाबाई। ठीक, आशा करता हूं कि याद हो गया होगा आप लोगों को। मेरा मतलब कहने का अर्थ यही है कि यहां से एक ट्रिक बनता है कि भीमराव अंबेडकर तो भीमाबाई, भीमराव अंबेडकर से भीमाबाई मम्मी का नाम। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन यही है 24वां नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, या फिर 1916 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर ने जो है पीएचडी की उपाधि जो धारण की वह 1916 ईस्वी में धारण की। कब धारण की? 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की। किसने धारण की? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने धारण की। ठीक, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर का यही है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? आइए रचना पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक, समझ गए? यह जो है किनकी रचना है? तो यह रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी कि क नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 26वां नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, या फिर बिरजू महाराज ने, या फिर अज्ञे जी ने।
तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह जो कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन आपका जो है 2020 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। किसी भी कारण बस आप अपने पढ़ाई को बाधित मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि देश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। देश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 28वां नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख कारण बनी हुई है, या फिर को और खो दोनों बनी हुई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या बनी है? प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि को और खो दोनों हो जाएगा। ठीक ना, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक, समझ गए। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका गो नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, को और खो दोनों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या फिर कहानी संग्रह है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मूक नायक जो है यह पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? चलिए दोस्तों बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। चलिए ऑप्शन से थोड़ा रूबरू होते हैं हम लोग। 1956 दिल्ली में, या फिर 1957 मध्य प्रदेश में, या फिर 1958 वाराणसी में, या फिर 1959 बिहार में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वह दिल्ली में हुई थी और 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो चलिए आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक बार दोहराइए क्वेश्चन पे नजर फेरिए एक बार। 2019, 2020, 2022 तीन मर्तबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग कैसे नहीं याद करिएगा, ये बात हमको बताइए। तो याद करना ही होगा दोस्तों, ठीक ना। क्वेश्चन पे तो गौर फरमाइए, 3 मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 32वां नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? चलिए जन्म कब हुआ था यह तो देख लिया, अब कहां हुआ था वह बताइए। देखिए यह क्वेश्चन पे भी थोड़ा गौर फरमाइए। माय गॉड, 2019, 20, 22 देखिए 3 मर्तबा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो आप बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ है? महू मध्य प्रदेश, या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या फिर डुमरवा बिहार, या फिर दानकुनी पश्चिम बंगाल। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश एमपी। ठीक, वहां पे इसका जो है जन्म हुआ था। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर क्वेश्चन कि अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या फिर पुरस्कृत भारत। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो पत्रिका का संपादन किया था वह उज्ज्वल भारत का जो है संपादन किया था। उज्ज्वल भारत यह पत्रिका है, यह पत्रिका का संपादन बाबा साहेब ने किया था। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 34वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आपको बता दें, भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा गया है वह भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 35वां नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर
अंबेडकर का वाङ्मय, वाङ्मय मतलब साहित्य, हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो चलिए आपको बता दे, हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का साहित्य। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने खंडों में? 21 खंडों में, याद रखिएगा 21। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, या फिर धन विभाजन को, या फिर जन विभाजन को, या फिर जाति विभाजन को? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यह जो कार्य कुशलता के लिए जो मानता है, यह मानता है श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 37वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, या फिर रामजी सकपाल, या फिर राम किशुन सकपाल, या फिर राधे राम सकपाल? तो चलिए दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का जो नाम था वह रामजी सकपाल नाम था। याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो पिताजी के नाम थे, क्या थे? रामजी सकपाल। चलिए याद हो गया होगा, आशा करता हूं कि याद हो गया होगा आप लोगों को। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 38वां नंबर का क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, या फिर श्रमिक विभाजन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो भ्रातृत्व का रूप लिया हुआ है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो भ्रातृत्व का रूप लिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 39वां नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, या फिर जाति प्रथा? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन देखिए 2019 में आपको पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान हो जाइए और क्वेश्चन को रट ही लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 40वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश के प्रोत्साहन पर, या फिर पटालिया नरेश के प्रोत्साहन पर, या फिर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, या फिर दरभंगा नरेश के प्रोत्साहन पर? तो चलिए दोस्तों, जो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो बाबा साहेब जी हैं न्यूयॉर्क चले गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, समझ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 41वां नंबर का क्वेश्चन कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा देश है, क्या है? हानिकारक है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए एक बार फिर से, ताकि आपको याद हो जाए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, या फिर कानून व्यवस्था? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वह है आपका भाईचारा है। क्या है दोस्तों? भाईचारा है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या फिर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, या फिर इनमें से सभी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बाबा साहेब द्वारा जो रचित पुस्तक है इनमें से सभी है। आइए पुस्तक पे थोड़ा ध्यान देते हैं, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह सभी पुस्तक जो है बाबा साहेब लिखे हैं। ठीक, समझ लीजिएगा, यानी कि याद हो गया होगा आप लोगों को, बाबा साहेब का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा
शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो दोस्तों कुछ क्षण पहले इसकी हम लोग चर्चा की है, तो ललई सिंह यादव जो है इसके द्वारा जो है रूपांतरित किया गया है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा गया है, किसको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर जो है महात्मा गांधी को, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर अंबेडकर को? तो चलिए दोस्तों, आधुनिक मनु कहा गया है अंबेडकर को। किसको कहा गया है आधुनिक मनु? अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 46वां नंबर का क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ है उपहास, प्रवाहित, या फिर आकांक्षित, या फिर बंधुत्व। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, विडंबना का जो अर्थ होता है वह होता है उपहास। ठीक, उपहास मतलब चिढ़ाना, नकल करना, वही होता है विडंबना का अर्थ उपहास। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 47वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, या फिर समाजवादी व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो व्यवस्था में संभव है वह किस में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आसानी से आप लोग जो है इस चैप्टर मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो यह चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार तरीके से और आसान तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग जो है बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ से आप लोग उत्तर को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और कल्चरल क्लासेस से अनेक सारे फायदा उठा सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इस सब चीज का जो है आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव शानदार तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझे हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।